हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक लड़का और लड़की जो 3 बार घर से भागे, एक छोटा सा घर बनाया। एक रात जहाँ सिर्फ खामोशी थी और ज़मीन के नीचे दफन एक सच। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसमें प्यार था, विश्वासघात था और आखिरी में सिर्फ एक लाश ज़मीन में गड़ी हुई। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इस कहानी पर कोई मूवी भी दिख जाए। ये कहानी है दीपा और सिमरजीत की, जिन्होंने सब कुछ खुद चुना लेकिन अपना अंजाम शायद नहीं चुन पाए। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सिमरजीत करीब 1 साल बाद दिल्ली से अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र के साथ गांव धनंजयी लौटा था। तो मोहल्ले वालों ने उसे देख करके कई सारे चेंजेस नोटिस किए। उसका ड्रेसिंग सेंस और बातचीत में काफ़ी डिफरेंस आ चुका था। उसका बातचीत करने का तरीका गांव वालों से एकदम अलग था। इससे गांव वाले समझ गए कि दिल्ली में उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। धनंजयी गांव उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में पड़ता है। देखने से लग रहा था कि सिमरजीत की कंडीशन अब पहले से अच्छी हो गई है, लेकिन गांव वाले एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब वो गांव से गया था तो गांव की ही रहने वाली एक लड़की दीपा, जिसके पिता का नाम राम सनेही है, उसको लेकर के भाग गया था। लेकिन उसके साथ आज दीपा दिखाई नहीं पड़ रही थी। दरअसल दीपा और सिमरजीत के बीच काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते वो और दीपा करीब 1 साल पहले गांव से भाग गए थे। बाद में राम सनेही को पता चला कि सिमरजीत दीपा के साथ साउथ ईस्ट दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में रह रहा है। पुल प्रहलादपुर बदरपुर के पास में पड़ता है, साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली में। गांव के ही लड़के के साथ बेटी के भाग जाने की बदनामी राम सनेही ऑलरेडी झेल रहा था। उसे जब पता चला कि सिमरजीत के साथ दीपा नहीं आई है तो ये कुछ अजीब सा लगा। बेटी को भगाकर ले जाने वाला सिमरजीत उसके लिए एक दुश्मन जैसा था। इसके बावजूद भी बेटी के लिए प्यार उसके दिल में जग ही उठा। तब सिमरजीत ने बताया वो तो 1 महीने पहले ही नाराज होकर के दिल्ली से गांव चली आई थी। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर के राम सनेही चौंक गया। उसने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, वो तो यहाँ पर आई नहीं है। अब मुझे क्या पता वो कहाँ आई कहाँ गई, आप अपने रिलेटिव वगैरह में देखिए, क्या पता वहीं चली गई हो। सिमरजीत ने राम सनेही को ऐसा बोला। अब सिमरजीत की ये बात राम सनेही के गले नहीं उतर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सिमरजीत जो दीपा को कहीं देखने की बात कर रहा है वो भला दूसरी जगह क्यों जाएगी। फिर भी राम सनेही का मन माना नहीं, तो उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगा के पता किया, क्या पता दीपा कहीं चली गई हो। बात 1 महीना पुरानी हो चुकी थी। सिमरजीत के अकॉर्डिंग उसके आने से पहले 1 महीने पहले ही दीपा गांव की तरफ चली गई थी। अब राम सनेही इस टाइम पर क्या करे उसके समझ में नहीं आ रहा था, उसके टेंशन बढ़ रही थी। सिमरजीत के साथ उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए थे। राम सनेही ने दोनों भाइयों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 10-11 दिन गाँव में रहने के बाद सिमरजीत दिल्ली लौट गया। ये बात थी 2014 की जनवरी। बेटी की कोई खैर खबर नहीं मिलने के बाद राम सनेही और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो जानते थे कि सिमरजीत दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रहता है। वहीं पर उनके गांव का एक आदमी और भी रहता है। राम सनेही उस आदमी के पास जनवरी 2014 के पहले वीक में पहुंच जाता है। उसने वहां आसपास रहने वाले लोगों से बेटी के बारे में पूछा, बेटी का फोटो दिखाया। लोगों ने बताया कि जिस दीपा लड़की की आप बात कर रहे हैं वो 22 दिसंबर 2013 को सिमरजीत के साथ दिखाई दी थी। इसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दी है। सिमरजीत ने राम सनेही को बताया था कि दीपा 1 महीने पहले ही यानी कि नवंबर 2013 में नाराज होकर के दिल्ली चली गई थी, जबकि वो जो लोग बता रहे थे वो बात कर रहे थे दिसंबर की। 22 दिसंबर की बात कर रहे थे सब लोग। इस बात से राम सनेही को शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है और ये सिमरजीत कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। उसे पता है कि वो इस टाइम पर कहाँ है। राम सनेही के मन में बेटी को लेकर के टेंशन होने लगी थी। उसे इस बात का डर होने लगा था कि कहीं इन लोगों ने
बेटी के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। यही सब सोचते हुए वो 6 जनवरी 2014 को दोपहर के समय थाना पुल प्रहलादपुर पहुंचा और वहां पर जो दरोगा थे धर्मदेव, उनसे बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई। राम सनेही ने दरोगा को फोटो दिखाया, अपनी बेटे का हुलिया बताया, उम्र बताई और इसके साथ ही आरोप लगाया कि समरजीत और उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र ने अपने मामा के साथ मिलकर के बेटी को किडनैप किया है। उसकी बेटी यानी दीपा को किडनैप किया है और उसके साथ कुछ न कुछ जरूर गलत कर दिया है। ये मामला जवान लड़की की किडनैपिंग का था, इसलिए पुलिस ने एक टीम बना दी। उधर दिल्ली में रह रहे समरजीत और उसके भाइयों को जब पता चला कि दीपा का बाप राम सनेही पुल प्रहलादपुर आया हुआ है, तो तीनों भाई दिल्ली से फरार हो गए। पुलिस टीम जब उनके कमरे पर पहुंची जहां पर वो लोग रहते थे, तो तीनों में से कोई भी नहीं मिला, क्योंकि तीनों आरोपी राम सनेही के गांव के रहने वाले थे। इसलिए पुलिस टीम राम सनेही को लेकर के उसके सुल्तानपुर के गांव धनजई पहुंची, लेकिन घर पर समरजीत और उसके घर वालों में से कोई नहीं मिला। ना दिल्ली में कोई मिला, ना उनके गांव में कोई मिला। इस चीज़ को देख करके अब पुलिस को पक्का हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग फरार हैं। गांव के लोगों से बात करके पुलिस ने ये पता लगाया कि इनके रिश्तेदार वगैरह कहाँ कहाँ रहते हैं, इसलिए कि वहाँ पर जा करके इनको ढूंढा जा सके। पुलिस उनके कई सारे रिश्तेदारों के पास भी गई, लेकिन तब भी वो कहीं मिले नहीं। उधर बेटी दीपा की टेंशन में राम सनेही का बुरा हाल हो रखा था। वो पुलिस से बार बार बेटी को जल्दी तलाशने की मांग कर रहा था। समरजीत और उसके भाइयों से पूछताछ करने के बाद ही दीपा के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी, लेकिन वो सब के सब गायब थे। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम अपने लेवल पर इन सब की तलाश कर रही थी। 9 जनवरी 2014 को पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि समरजीत सुल्तानपुर में उसका एक मामा है, वहाँ पर आया हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस उसके मामा के गांव पहुँच गई। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली। वहाँ पर समरजीत, उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र के साथ उनका मामा भी मिल गया, क्योंकि दीपा समरजीत के साथ भागी थी और उसी के साथ रह रही थी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से दीपा के बारे में पूछा। इस पर समरजीत ने बताया कि सर 2013 में, नवंबर 2013 में दीपा उससे लड़ झगड़ करके दिल्ली से वापस अपने गांव चली गई थी। इसके बाद वो कहाँ गई इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कहती है कि जब हमने पुल प्रहलादपुर में जहाँ पर तुम लोग रहते हो वहाँ पर पता किया, तो उन सब लोगों ने बताया कि 23 दिसंबर तक, यानी 23 दिसंबर 2013 तक वो तुम सबके साथ में थी। पुलिस ने जब ये कहा तो समरजीत के हाव भाव उड़ गए, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो घबराने लगा। और ये सब देख करके पुलिस को समझ में आ गया वो झूठ बोला था। पुलिस ने फिर अपने कड़क आवाज़ में बोला कि हमें सच निकलवाने के और भी तरीके पता हैं, जिनके बारे में सबको पता ही है। अब गनीमत यह है कि तुम सारी बातें हमें बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इतना सुनते ही समरजीत डर गया। वो समझ गया कि अगर सच नहीं बताया तो पुलिस उसकी गंदी तरह से पिटाई करने वाली है। इसलिए वो सहम कर बोला, सर हमने दीपा को मार डाला है। दरोगा ने पूछा कि उसकी लाश कहाँ है। सर उसकी लाश बाग में दफन कर दी है, समरजीत ने कहा। तो पुलिस चारों लोगों के साथ समरजीत, उसके दोनों भाई, उसके मामा उस बाग में पहुंची जहां पर उन्होंने दीपा की लाश को दफन करने की बात कही थी। समरजीत के मामा नरेंद्र ने पुलिस को आम के बाग में वो जगह बताई जहां पर एक पेड़ लगा हुआ था। नरेंद्र ने कहा कि इस पेड़ के नीचे ही लाश है। ये भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि जिस जगह को नरेंद्र ने, समरजीत के मामा ने जो जगह बताई थी, उस जगह पर आम का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन नरेंद्र ने बोला लाश इसी पेड़ के नीचे है। जब पुलिस ने उस जगह पर खुदाई करवाई तो वास्तव में एक शॉल में बंधी हुई एक लाश मिली, और लाश देखते ही राम सनेही, दीपा का बाप, रोने लगा और बोला, साहब यही मेरी बेटी है, यही मेरी दीपा है। इन लोगों ने मेरी दीपा का क्या हाल कर दिया। मुझे पहले ही इन लोगों पर शक था। आप इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि ये बच ना पाएँ। वहाँ खड़े गांव वालों ने राम सनेही को तसल्ली दे करके किसी तरह उसको चुप कराया। गांव वाले इस बात से हैरान थे कि समरजीत दीपा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके कारण दोनों लोग गांव से भाग भी गए थे।
फिर समरजीत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस ने जब लाश का मुआयना किया तो उसके गले पर कुछ निशान थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि दीपा की जो हत्या करी गई थी गला घोट के करी गई थी। मौके पर जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया और चारों लोगों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आए। पुलिस ने समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र यानी जो दोनों उसके भाई थे और इनके अलावा उसके मामा नरेंद्र से जब पूछताछ की तो दीपा और समरजीत के लव अफेयर से लेकर के मर्डर तक की जो कहानी सामने आई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आता है एक गांव धनजई। इसी गांव में सूर्यभान सिंह अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, अरविंद और समरजीत थे। अरविंद और धर्मेंद्र बड़े थे और उनकी शादी हो चुकी थी। दोनों भाई ड्राइवर की नौकरी करते थे दिल्ली में। समरजीत गांव में ही खेती किसानी करता था। हालांकि वो खेती किसानी जरूर करता था लेकिन उसे अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। इसी दौरान समरजीत की नज़रें दीपा से दो चार हुई। दीपा राम स्नेही की 20 साल की बेटी थी। दीपा तीखे नैन नक्श गोल चेहरे वाली थी। दीपा उसकी बिरादरी की भी नहीं थी, फिर भी उसका झुकाव उसकी तरफ हो गया। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों ही जवानी पर थे, इसलिए जल्दी ही उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन गए। इसके बाद उनकी सोच में इस कदर बदलाव आने लगा कि अब उन्हें प्यार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब कुछ उन्हें फीका लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मंजिल यहीं तक हो। मौका मिलने पर दोनों खेतों में एक दूसरे से मिलते थे। उन्होंने शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाने तक की प्लानिंग कर ली थी। फैमिली वाले उनकी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होने वाले थे और इसका अंदाज़ा इन दोनों को बिल्कुल था। रीज़न क्लियर था कि दोनों की कास्ट अलग थी और दोनों एक ही गांव के थे। यूपी में और हरियाणा में के जो भी रहने वाले हैं ना, वो जानते होंगे एक गांव में शादी नहीं होती है और उनकी तो कास्ट भी अलग थी। घर वाले तैयार हो या ना हो, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी। वो जानते थे कि प्यार के रास्ते में तमाम तरीके की अड़चनें, बाधाएं आती हैं। सच्चे प्रेम ही उन बाधाओं को कभी फिक्र नहीं करते। वो लोग समाज की और परिवार की खींची गई लक्ष्मण रेखा को लांघ ही जाते हैं। समरजीत और दीपा भले ही सोच रहे थे कि उनका प्यार जमाने से छिपा हुआ है, लेकिन हकीकत ये थी कि ऐसे काम आप कितने भी चोरी छिपे कर लो, लोगों को पता चल ही जाता है। समरजीत और दीपा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मोहल्ले के कुछ लोगों को उनके प्यार की खबर लग गई। फिर क्या था, मोहल्ले के लोगों से बात उड़ती हुई उनके घर वालों के कानों पर भी पहुंच गई। समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह ने बेटे को डांटा तो दूसरी तरफ दीपा के पिता राम स्नेही ने भी दीपा पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी बेटी दीपा की शादी करने में बड़ी परेशानी होगी। कहते हैं कि प्यार पर जितनी बंदिशें लगाई जाती है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी बंदिशों से प्यार की डोर टूटने के बजाय और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। घर वालों के सो जाने के बाद दीपा अभी भी समरजीत से फ़ोन पर बात करती थी। यानी भले ही उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलना जुलना बंद कर दिया था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन फ़ोन पर वो दिल की बात कर ही लेती थी। एक बार राम स्नेही ने उसे रात में फ़ोन करते हुए पकड़ लिया। उसने पूछा कि किससे बात कर रही हो। तब दीपा ने साफ साफ बता दिया कि वो समरजीत से बात कर रही है। इतना सुनते ही राम स्नेही को गुस्सा आ गया और उसने दीपा की कुटाई कर दी। कुटाई मतलब पिटाई। राम स्नेही ने सोचा कि दीपा की पिटाई के बाद उसके अंदर खौफ आ जाएगा, दीपा के अंदर खौफ आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। और 2012 में दीपा समरजीत के साथ भाग गई। समरजीत दीपा को लेकर के हरिद्वार में अपने एक नोन के घर चला गया था। क्योंकि गांव में समरजीत भी गायब था और दीपा भी गायब थी, इसलिए लोगों को गैस करने में कोई देरी नहीं हुई, उनको समझने में कोई देरी नहीं हुई कि दीपा और समरजीत दोनों साथ में ही भागे हैं। तब राम स्नेही ने गांव में पंचायत बुलाई और पंचों से समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह पर उनकी बेटी को ढूंढने का प्रेशर बनाया। आज भी यूपी के और हरियाणा के बहुत सारे गांवों में पंचों की बातों का पालन किया जाता है। पंचायती फैसले के बाद सूर्यभान सिंह ने अपने लेवल पर समरजीत और दीपिका को तलाशना शुरू कर दिया।
बाद में उसे पता लगा कि समरजीत और दीपा हरिद्वार में हैं, तो वो उन दोनों को हरिद्वार से लेकर के गांव आ गया। दोनों के घर वालों ने उन्हें फिर से समझाया। समरजीत और दीपा कुछ दिनों तक तो ठीक थे। इसके बाद फिर से उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया, फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिया। अगली बार वो फिर से भाग गए। इस बार वो अंबाला भागे, जहाँ पर समरजीत की बड़ी बहन रहती थी। समरजीत की बहन ने अपने पापा सूर्यबान को बता दिया और सूर्यबान फिर से दोनों को गांव वापस ले आया। बेटी के बार बार भागने पर राम सनेही और उसके परिवार की खासी बदनामी हो रही थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि उसकी शादी कर दी जाए, दीपा की शादी कर दी जाए। लिहाजा उसने उसकी फटाफट शादी करने का प्लान बनाया। वो उसके लिए लड़का देखने लगा और जब दीपा को पता चला कि उसके घर वाले बहुत जल्दी उसकी शादी करने की फिराक में हैं, तो उसने अपनी माँ को आखिर में बोल ही दिया कि वो समरजीत के अलावा किसी और से शादी करेगी ही नहीं। उसकी इस जिद पर माँ ने भी पिटाई कर दी। इसके बाद 27 फरवरी 2013 को दीपा और समरजीत तीसरी बार और आखिरी बार घर से भाग गए। इस बार समरजीत उसे दिल्ली ले गया। साउथ ईस्ट दिल्ली में पुल प्रहलादपुर में समरजीत के भाई धर्मेंद्र और अरविंद रहते थे। उन्हीं के पास वो इस बार चला गया। बाद में समरजीत और दीपा ने मंदिर में शादी भी कर ली। फिर उसी इलाके में कमरे लेकर के पति पत्नी की तरह रहने लगे। पुल प्रहलादपुर में राम सनेही के कुछ नोन भी रहते थे। उन्हीं के द्वारा पता चला कि दीपा समरजीत के साथ दिल्ली में रह रही है। खबर मिलने के बावजूद भी इस बार राम सनेही ने दीपा को लाना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि दीपा पहली बार भी 2 बार भाग चुकी है। दोनों बार घर लाया। जब वो घर में रुकना ही नहीं चाहती तो उसे फिर से घर ले आने का फायदा नहीं दिख रहा था। और उधर समरजीत को फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी गृहस्थी का खर्चा दोनों भाई उठा रहे थे। समरजीत भाइयों पर ज़्यादा दिन बोझ नहीं बनना चाहता था, तो इसलिए उसने ओखला फेज 1 में एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर ली। उसकी थोड़ी सी चिंता कम हो गई थी। अब वो भाइयों के ऊपर बोझ नहीं था। दीपा और समरजीत की छोटी सी गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी, क्योंकि समरजीत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। तो कभी उसे दिन में जॉब मिलती थी, कभी उसे नाइट ड्यूटी मिलती थी। वो मन लगा करके नौकरी कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी दीपा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि पास में ही रहने वाले एक आदमी के साथ दीपा के नाजायज संबंध बन गए। समरजीत दीपा को जी जान से चाहता था, इसलिए उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। लेकिन इस बार उसे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगी थी कि उसके विश्वास को तोड़ा जा रहा है और उसकी पीठ पीछे दीपा क्या गुल खिला रही है। कहते हैं कि कोई भी गलत काम कितना भी छुपा लो, ज़्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। एक ना एक दिन वो किसी तरीके से लोगों के सामने आ ही जाता है। दीपा की आशिक मिजाजी भी एक दिन समरजीत के सामने आ ही गई। अब हुआ ये था कि एक बार समरजीत की नाइट ड्यूटी लगी थी। दीपा को पता था कि उसका पति 8 बजे जाता है रात के और सुबह 8 बजे आता है। जब भी वो नाइट ड्यूटी करता था तो दीपा अपने पड़ोस में रहने वाले आशिक को रात में बुला लेती थी। वो रात में 10 बजे आता था और पूरी रात उसके साथ रहता था और मौज मस्ती करता था और सुबह होते ही चला जाता था। उस दिन भी दीपा ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। उधर ड्यूटी पर रात 11 बजे के आसपास समरजीत की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ड्यूटी पर रहते हुए वो आराम नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि घर जाकर के आराम करे। उसके एक दोस्त ने उसे मोटरसाइकिल से उसे कमरे के बाहर छोड़ दिया, जहाँ पर समरजीत अपनी बीबी दीपा के साथ रहता था। समरजीत ने जब अपना कमरे का गेट खटखटाया तो प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही दीपा को दरवाजे की नॉक सुन करके घबरा गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बेड के नीचे छुपाया और अपने कपड़े ठीक ठाक करके गेट पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने पति को देख करके वो चौंक गई और वो बोलते हैं कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। समरजीत बोलता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ड्यूटी बीच में छोड़ कर आ गया। और उधर कमरे में बेड के नीचे दीपा का बॉयफ्रेंड छुपा हुआ था। दीपा को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसकी पोल पट्टी न खुल जाए। समरजीत की तबीयत खराब थी और वो जैसे ही बेड पर लेटा, उसी वक्त दीपा का प्रेमी बेड के नीचे से निकल कर भाग गया। उसे भागते हुए समरजीत ने देख लिया था। उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि ये आदमी उसकी गैर मौजूदगी में क्या कर रहा होगा। उसने दीपा से पूछा ये कौन था और यहाँ क्यों आया था।
दीपा ने बोला कि मुझे नहीं पता ये कौन था, शायद वो कोई चोर होगा, शायद कोई सामान चुराने लेके आया होगा। दीपा ने बात घुमाने की कोशिश की और अपनी अलमारी खोल करके अपने सामान आमान तलाशने लगी। तभी समरजीत ने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? मुझे पता है वो यहाँ क्या चीज़ लेने आया था। उसने जो चीज़ चुरानी थी वो तुमने उसे खुद ही दे दी। अब ये बेहतर होगा कि वो आदमी दोबारा इस एरिया में दिख भी ना जाए और ना ही मुझे किसी और के थ्रू ये बात सुनने को मिल जाए। पति की बात से दीपा ने राहत की सांस ली। चलो पीछा छूटा। समरजीत तबीयत खराब होने की वजह से घर में आराम करने के लिए आया था, लेकिन वो सारा आराम भूल करके पूरी रात यही सोचता रहा कि जिस दीपा के लिए उसने अपना गांव छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, अपने गांव वालों को दुश्मन बना लिया, और उसी औरत ने, उसी पत्नी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसे लगता था कि एक औरत जो एक बार चीट कर दे वो कभी भी ट्रस्ट करने लायक नहीं हो सकती है। अगले दिन वो जब ड्यूटी पर गया तब भी वहाँ पर उसका मन नहीं लगा। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि दीपा अपने यार के साथ कहीं गुलछर्रे ना उड़ा रही हो। घर लौटने के बाद उसने अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र से भी दीपा के बारे में बात की। ये बात उसने अपने मामा नरेंद्र को भी बताई। अब सभी लोगों ने डिस्कशन किया, इस चीज़ पर बात की और उन सभी ने एक फैसला किया कि एक ऐसी कैरेक्टर लेस औरत की चौकीदारी हर समय तो पॉसिबल है नहीं, कोई नहीं कर पाएगा हर वक्त चौकीदारी, इसलिए अब उसे ख़त्म करना ही आखिरी रास्ता है। दीपा को ख़त्म करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन अभी ये काम कब और कहाँ करना है उसकी प्लानिंग उन्हें करनी थी। काफ़ी डिस्कशन करने के बाद उन्होंने फाइनल किया कि दीपा को दिल्ली में मारना ठीक नहीं है, क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी और वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि उसे होम टाउन यानी कि सुल्तानपुर ले जाकर के ठिकाने लगाए जाए। और सबको ये सही भी लगा। समरजीत को पता था कि दीपा सुल्तानपुर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। उसे झांसे में लेने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने एक दिन कहा कि सुल्तानपुर में एक मेरे मामा रहते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं है और उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है। उन्होंने हमको घर रहने के लिए बुलाया है। तुम्हें तो पता ही है कि दिल्ली में हम दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ दिन अपने मामा के घर रह लें। पति की बात सुन करके दीपा ने भी सोचा शायद उनके मामा की कोई औलाद है नहीं, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, वो सारी उसके पति के नाम हो जाएगी। इससे उसके आने वाली लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसलिए उसने भी मामा के यहाँ रहने के लिए हामी भर दी। तेईस दिसंबर 2013 को समरजीत दीपा को ट्रेन से सुल्तानपुर लेके गया। उसके साथ उसके दोनों भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी थे। जब वो सुल्तानपुर स्टेशन पर पहुंचे तब अंधेरा हो चुका था। उसके मामा का गांव सुल्तानपुर स्टेशन से दूर था। गांव से पहले ही उसके मामा का एक आम का बाग था। प्लान के अकॉर्डिंग नरेंद्र उनका उसी बाग में इंतजार कर रहा था। बाग के किनारे पहुंचकर तीनों भाइयों ने दीपा की गला घोट करके हत्या कर दी और बाग में ही गड्ढा खोद करके लाश को दफन कर दिया। जिस गड्ढे में उन लोगों ने लाश को दफन किया था वो गड्ढा जल्दबाजी में ज़्यादा गहरा नहीं खोद पाए थे। नरेंद्र को इस बात का डर था कि कहीं जंगली जानवर वो गड्ढा खोद करके उसकी लाश को ना खाने लग जाए। जिस गड्ढे में उन लोगों ने दीपा की लाश को गाड़ा था, जल्दबाजी में वो उस गड्ढे को ज़्यादा गहरा नहीं खोद पाए थे। नरेंद्र को इस बात का डर हो रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर या कुत्ता मिट्टी खोद करके लाश ना खाने लगे। अगर ऐसा हो जाता है तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए नरेंद्र 2 दिन बाद खुद अकेले रात में उस बाग में गया और उस जगह से लाश को निकाला और एक बड़े गड्ढे को खोदा और फिर से उस बड़े गड्ढे में एक शॉल में उस लाश को बांधा और उसमें दफना दिया। इस बार उस गड्ढे को उसने पहले से कहीं ज़्यादा गहरा खोदा था और कहीं लोगों को पता न चले, इसलिए उसने आम का पेड़ लगा दिया जिससे किसी को शक भी ना हो। दीपा को ठिकाने लगाने के बाद वो इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि उनके क्राइम की किसी को भनक नहीं लगेगी। ये घिनौना क्राइम करने के बाद भी अरविंद, धर्मेंद्र और समरजीत पहले की ही तरह बंठन के घूम रहे थे। उनको देख करके कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्होंने हाल ही में कोई इतना बड़ा क्राइम किया है।
गांव के ज़्यादातर लोगों को पता था कि दीपा दिल्ली में समरजीत के साथ पत्नी की तरह रह रही है। जब उन्होंने समरजीत को गांव में अकेले देखा तब उन्होंने उसे दीपा के बारे में पूछा। जब दीपा के पिता राम फनेही को भी जानकारी मिली कि समरजीत गांव तो आया है लेकिन उसके साथ दीपा नहीं आई है, तब उसने अपनी बेटी के बारे में पूछा। जब समरजीत ने उसे झूठी बात बताई कि दीपा 1 महीने पहले उससे लड़ झगड़ करके दिल्ली से गांव वापस चली गई थी, समरजीत की ये बात सुन के राम फनेही घबरा गया था और अपनी बेटी दीपा की छानबीन करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंचा और उसकी रिपोर्ट दिल्ली में लिखाई। और इसके बाद वो सारे के सारे चारों जो मुजरिम थे वो पकड़े गए। इस समय समरजीत, उसके दोनों भाई अरविंद, धर्मेंद्र और उन तीनों के मामा नरेंद्र, यानी चारों लोग जेल में हैं और जेल की हवा काट रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।